देन थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, राइट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? कीमतों का एक इंक्रीज होना इज इन्फ्लेशन, राइट। कल हमने हाइपर इन्फ्लेशन की बात करी थी। वो बीमार हो जाता है ना जब देश, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब आपको बुखार हो जाए 104 डिग्री तक, तो दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, राइट, तो ये बताता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इससे थोड़ा खराब रूप होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन उससे खराब रूप होता है गैलोपिंग से ऊपर। हाइपर इन्फ्लेशन से भी कुछ और खराब होते हैं, जैसे कि कॉस्ट पुल डिमांड पुश इन्फ्लेशन, राइट। वो हमारा अलग चीज है, ठीक है। तो हम बात यहां पर कर रहे हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन की। तो व्हेन देयर इज अ मॉडरेट इन्फ्लेशन द इकोनॉमी इज डूइंग गुड। इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन हमेशा होगा। प्राइस हमेशा बढ़ेगी हर चीज की, क्योंकि आउटपुट जब बढ़ता है, राइट, तो प्राइस आउटपुट के साथ बढ़ेगी, राइट। तो इसलिए इन्फ्लेशन हमेशा होना है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि when you are increasing the output, the price will increase, so inflation will be always be there. But controlled inflation means economy is doing good. हालांकि अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन आना शुरू हो रहा है तो प्रॉब्लम शुरू है। और हाइपर इन्फ्लेशन पे तो बहुत ही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कल आपको जर्मनी का केस दिखाया। नाउ इन्फ्लेशन रेट कैसे नापा जाता है? किसी भी साल का जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो एक बेस ईयर से नापा जाता है। अभी फिलहाल जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011 चल रहा है, राइट। तो 2011 में जो भी कीमतें रही हैं उनको बेस वैल्यू मान लिया जाता है, और उस कीमत के रेफरेंस में आज उन सब चीजों की जितनी कीमत है, राइट, वो कितना प्रतिशत इंक्रीज करी है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन रेट, राइट। तो हमेशा करेंट जो वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू कहलाई जाती है, राइट। इसीलिए देर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, right? Whenever we are talking in terms of current value, that is nominal. When we are talking in terms of your base, right, then that is real. तो इसीलिए इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमेशा एक बेस ईयर से निकाला जाता है, जो फिलहाल 2011 है। तो आज 2021 में क्या कीमत थी है, कितना बढ़ा है कंपेयर टू उसी चीज की कीमत 2011 में कितनी थी, उसको इन्फ्लेशन रेट कहेंगे। नाउ ये इन्फ्लेशन रेट साल टू साल जो है वो फ्लक्चुएट किया है। बढ़ा तो जरूर है, बढ़ेगा तो ये जरूर, बट फ्लक्चुएट किया है। कैसे? कभी ये 1.75 इंक्रीज हुआ है, तो कभी ये 1.47 इंक्रीज हुआ है, कभी ये 1.33 इंक्रीज हुआ है, तो कभी ये 1.9 इंक्रीज हुआ है, कभी ये 1.1 इंक्रीज हुआ है। इस तरह साल टू साल जो है इंक्रीमेंट इज देयर, बट जो इसका इंक्रीमेंट का रेट है, जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहा है साल टू साल, वो डिफरेंट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। नाउ इन्फ्लेशन रेट के फ्लक्चुएट करने से ये मतलब है कि जब ये ज्यादा प्रोपोर्शन में फ्लक्चुएट करेगा तो कीमत ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, और जब ये कम प्रोपोर्शन में फ्लक्चुएट करेगा तो कीमत जो है वो कम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो डिमांड भी कम प्रोपोर्शन में घटेगी। घटेगी तो जरूर, बट कम प्रोपोर्शन में घटेगी। तो इसका यह मतलब है कि डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन इन्फ्लेशन रेट, राइट। सो ये हमारा थर्ड फैक्टर है जो हमारी डिमांड को फ्लक्चुएट करेगा। एक हो गया सीजनैलिटी, दूसरा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा हो गया इन्फ्लेशन रेट। So the demand of a product fluctuates due to fluctuation in inflation rate. The inflation rate for the current year is measured with respect to the base year. A higher rise in inflation rate indicates a higher rise in prices. For example, when inflation rate rises in greater proportion, the demand falls in greater proportion and vice versa. Right? जब ये less proportion में increase करेगा तो demand भी less proportion में fall करेगी। So you can note this slide before I proceed further. So ये क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये क्लोज साइकिल होती है, राइट। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में 5th यूनिट था ये पिछले साल, राइट। तो भाई ये है कि आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है इनकम बढ़ेगी, क्योंकि दे आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। इनकम बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, राइट। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है,
बट जर्मनी के साथ क्या हुआ था मैंने आपको कल बताया, मनी सप्लाई तो बढ़ा दी इन्होंने बहुत, आउटपुट उनकी बढ़ी नहीं, राइट। तो इसीलिए उनकी जो करेंसी है वो अपनी वर्थ को लूज कर गई। बेटा जब करेंसी वर्थ को लूज करती है ना, तो उसका मतलब है कि आप भिखारी हो गए, आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हो, आपकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जीरो हो गई है, राइट। इसीलिए जब ये ट्रेड करने के लिए उनके पास गया यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो उन्होंने बजाय इसके साथ ट्रेड करने के, इसकी एक कोल फील्ड होते थे रूर में, उसको फ्रांस ने कैप्चर कर लिया। तो ये है कि अगर कमजोर हो ना तो पड़ोसी मारेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप ताकतवर हो, राफेल ले रहे हो, तो पड़ोसी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे पता है कि राफेल है उसके पास, राइट। तो ये चीज है, इस पे ये मत कहो कि उसने इतने का खर्चा क्यों कर दिया और उसने इतने का क्यों कर दिया। आपको डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट। तो दैट थिंग हैपन। तो उसने यही कहा कि भाई अगर इस सिचुएशन से हमें निकलना है, सो वी हैव टू इंक्रीज द आउटपुट, ताकि जो ये पैसा है और जो आउटपुट है उनमें इक्वल प्रोपोर्शन आ सके। बस वहां से करेंसी गेन कर गई, ठीक। और वो ऐसी गेन कर गई कि वो आज तक गेंड है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने यही कहा कि कैपिटल पड़ोसियों की कब्जाओ, क्योंकि यही रास्ता है निकलने का, क्योंकि हम इतने समय में कैपिटल को ऐड नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। और आप उसकी स्पीचेस सुन सकते हैं कि वो कैसे बोलता था, विच आर नॉट very much good to listen, but if somebody want they can listen. Its number of speeches are on YouTube. He was a good leader, there is no doubt in that.